एक गांव में एक औरत एंजेलिना और उसकी बेटी स्नो क्रिस्टल रहते थे। स्नो क्रिस्टल बहुत ही सुंदर, सुशील और दयालु लड़की थी। एंजेलिना का फूलों और गुलदस्तों का बहुत छोटा सा व्यापार था। एंजेलिना अपनी गरीबी और अपने घुटनों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। बेटी जवान हो चुकी थी, इसलिए उसके विवाह की उसे बड़ी चिंता रहती थी। बेटा, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी करके अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। माँ, तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब तो भगवान का ही भरोसा है। माँ और बेटी दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वे दोनों मिलकर घर का सारा काम करते थे। ठंडी का महीना था। एक दिन दोपहर के समय जब एंजेलिना और स्नो क्रिस्टल भोजन के बाद आराम करते हुए बातचीत कर रहे थे, तब उसके दरवाजे के बाहर किसी जानवर की कराहने की आवाज आने लगी। दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। ऐसा लगता है कि कोई पालतू जानवर हमारे दरवाजे के बाहर आ गया है। माँ रुको, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। स्नो क्रिस्टल ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वो खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगी। माँ, इधर आओ, देखो कुत्ते का कितना प्यारा पपी है। माँ खिड़की के पास आकर उस पपी को देख ही रही थी कि स्नो क्रिस्टल बाहर जाकर उसे गोद में उठाकर झट से अंदर ले आई। उस छोटे प्यारे पपी के शरीर पर सफेद बर्फ लगी हुई थी और वो सर्दी से कांप रहा था, और उसकी माँ झट से उसे कंबल से ढककर अंगीठी के पास ले गई। माँ बेटी के प्यार का सहारा और कपकपाती ठंडी से राहत पाते हुए नन्हा पपी बड़ी हसरत भरी निगाहों से दोनों को निहार रहा था। स्नो क्रिस्टल भी फूली नहीं समा रही थी। एंजेलिना झट से किचन में गई और वहाँ से गर्म दूध लेकर आई। पपी जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। माँ, हम इसका नाम जैकी रखेंगे। ठीक है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। बेटा, तू जैकी को संभाल, मैं कुछ गुलदस्ते बना लेती हूँ। ठीक है माँ। स्नो क्रिस्टल जैकी के साथ खेलने लगी। जैकी का पेट भर गया था, इसलिए वो प्यार से कूदने लगा, उछलने लगा। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कहिए, आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? हमारे राजकुमार के लिए 100 अच्छे फूलों के गुलदस्ते चाहिए। क्या आप कल दोपहर तक इसका प्रबंध कर सकेंगी? क्या आपके पास अभी कोई अच्छे तैयार गुलदस्ते हैं? आप बैठिए, मैं आपको नमूने के तौर पर 2-3 अच्छे गुलदस्ते दिखाती हूँ। आप उन्हें राजकुमार को दिखा सकते हैं। उन्हें जिस तरह का गुलदस्ता पसंद आए आप बता दीजिएगा। हाँ, कल तक आपको 100 सुंदर फूलों के गुलदस्ते मिल जाएंगे। उस राज्य कर्मचारी ने एंजेलिना को पेशगी के तौर पर कुछ रुपए दिए और तीनों गुलदस्ते लेकर वहाँ से चला गया। हमारा जैकी तो हमारे लिए बहुत लकी है। इसके आते ही पहली बार हमें राजमहल से इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। हमारी किस्मत के तो दरवाजे ही खुल गए। आपने सच कहा माँ। एंजेलिना उठकर कुछ आगे बढ़ी थी कि अचानक घुटने के दर्द से उसके मुंह से आह निकल पड़ी। आह, ये घुटनों का दर्द तो मेरी जान लेकर ही जाएगा। वो घुटनों को पकड़कर बैठ गई। जैकी ने जैसे ही ये देखा, वो पास आ गया और उनके घुटनों को चाटने लगा। अरे, ये क्या हुआ? मेरे घुटने का दर्द कहाँ चला गया? ये तो चमत्कार हो गया। एंजेलिना ने जैकी को उठाकर गले से लगा लिया। माँ, क्या सचमुच आपके घुटने का दर्द चला गया? हाँ हाँ बेटा, जैकी ने मेरा सारा दर्द हर लिया, जैसे इसने कोई जादू कर दिया हो। दोनों माँ बेटी खुशी से झूमने लगे और जैकी भी आंख मटकाकर गोल गोल घूमने लगा। माँ और बेटी के साथ जैकी भी बगीचे में फूल चुनने के लिए चल पड़ा। बगीचे में जैसे नई बहार आ गई हो। बहुत सारे सुंदर फूल खिल गए थे। दोनों माँ बेटी फूल चुनने लगी
और जैकी तितलियों के साथ भाग भाग कर खेलने लगा। माँ, इतने सारे फूल बगीचे में मैंने कभी नहीं देखे थे। बेटा, मैंने भी यही महसूस किया है। हमें गुलदस्तों का इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला है। अब हम ये ऑर्डर आसानी से पूरा कर सकेंगे। दूसरे दिन माँ और बेटी ने बड़ी आसानी से 100 गुलदस्ते तैयार कर दिए थे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारे गुलदस्ते इतनी आसानी से कैसे तैयार हो गए। हाँ माँ, ये भी कमाल हो गया। एक घोड़ा गाड़ी पर सभी गुलदस्ते रखकर दोनों माँ बेटी जैकी के साथ राजमहल पहुँच गए। राजा के कर्मचारी गुलदस्ते उतारने लगे। इतने में राजकुमार भी घोड़े पर बैठकर वहाँ आ गए। राजकुमार की नजर स्नो क्रिस्टल पर पड़ी तो वो उसे देखते ही रह गए। स्नो क्रिस्टल ने भी राजकुमार को देखा और फिर उसने शर्म से नजरें झुका ली। स्नो क्रिस्टल के सौंदर्य का जादू राजकुमार पर पूरी तरह छा गया था। राजकुमार ने एंजेलिना से प्रश्न किया, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ राजकुमार जी, ये मेरी बेटी है। इतना ही पूछकर राजकुमार आगे बढ़ गए। एक राज कर्मचारी ने रुपयों से भरी एक थैली लाकर एंजेलिना के हाथों में दे दी। राजकुमार को आपके गुलदस्ते बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने ही यह धनराशि आपके लिए भेजी है। दूसरे दिन राजकुमार से राजा ने एंजेलिना को राजमहल में बुलवाया। राजा ने अपने राजकुमार के लिए स्नो क्रिस्टल का हाथ मांग लिया था। राजकुमार के साथ बड़े धूमधाम से स्नो क्रिस्टल का विवाह हो गया और सभी लोग खुशी। सारा नाम की एक औरत लोगों से खचाखच भरे सभागृह में खड़ी थी। खोया हुआ शहर अटलांटिस, इस विषय पर वो अपना आखिरी भाषण दे रही थी। अपने शोध प्रबंध पर भाषण देकर आखिर में उसने कहा, तो इस तरह हमने अटलांटिस शहर का ठिकाना खो दिया। ईसा पूर्व 360 में अटलांटिस के बारे में आखिरी बार लिखा गया था। 2380 साल बाद आज भी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन असल में सवाल ये है कि क्या हमें अब तलाश करनी चाहिए? सुनने के लिए शुक्रिया। तालियों की गूंज से सारा का भाषण खत्म हुआ। कार्यक्रम भी खत्म हुआ। सारा बस निकलने ही वाली थी कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति सारा के पास आया और उसने पूछा, तुम्हें वाकई में लगता है कि हमें तलाश रोक देनी चाहिए? अटलांटिस की तलाश में न जाने कितने पैसे और मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हुए हैं और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब मुझे ये जिद छोड़ देनी चाहिए। और मान लो कि इतने सालों बाद हमें अटलांटिस मिल भी गया, तब भी क्या हासिल होगा? खंडहर। 20 साल बाद भी तुम्हारे पास सवालों का जवाब नहीं है। बेटी, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखो। क्या पता शायद वो शहर वक्त के साथ साथ अपना ठिकाना भी बदल रहा था। सारा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात पर गौर नहीं किया। वो अपनी फाइल समेटकर बैग में भरने लगी। अचानक उसने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग आदमी वहां से चला गया था, लेकिन उसने मंच पर एक सोने का सिक्का छोड़ा था। अटलांटिस के खोए हुए शहर का एक पुरातन सिक्का। सारा चौंक गई। घर जाते समय सारा उस बुजुर्ग आदमी और उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते वो सिक्का हाथ में लिए ही सो गई। जैसे ही उसकी आंख लगी वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो जाग गई। उसने देखा कि अचानक से वो खंडहरों में जा पहुंची है। उसके सामने एक बड़ा सा महल था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था अटलांटिस। उसे इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। पिछले 20 सालों से वो इसी जगह की तलाश में थी और आज वो वहां पहुंच गई थी। उस सोने के महल में प्रवेश करते ही उसे एक बड़ा सा दरबार दिखा। अंदर जाने पर उसे यह एहसास हुआ कि वहां सारी चीजें सोने की बनी हुई थी। राजा के सिंहासन की ओर बढ़ने के बाद उसे दिखता है कि वो बुजुर्ग आदमी सिंहासन पर बैठ उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी धड़कन तेज होने के बावजूद वो जिज्ञासा से आगे बढ़ती है। उस बूढ़े आदमी का पोशाक उसे एक ग्रीक रहस्यमय व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। आप हमारी पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग और जवान दिख रहे हैं। कौन है आप? गलत सवाल। सवाल तो ये है कि क्या तुम अब भी मानती हो कि अटलांटिस की तलाश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुंची?
बेटी, तुम्हारे पास यहाँ ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी खोज पूरी करो और जो इकट्ठा करना है करो। जल्द ही आइसलैंड अपनी दिशा बदल देगा। अपना सपना पूरा होता देख सारा खुश हो गई और उसकी नजर एक नायाब चीज पर पड़ी। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन जैसे ही वो कुर्सी की तरफ मुड़ी तो राजा वहां नहीं था। सारा महल से बाहर निकलकर कई चमकते हुए पेड़ पौधों को देखती है। उसने उन पौधों के बारे में पढ़ा था और वो जानती थी कि उनमें कई औषधि गुण है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने जो जो पढ़ा था वो सब तो सच निकला। सारा कुछ पत्ते लेकर अपनी जेब में रखती है। उसे दूर पहाड़ों के भीतर से बहने वाली सोने की नदियां दिखाई देती है। उत्सुकता से वो एक मकबरे तक पहुंचती है। उस पर लिखा नाम वो पढ़ती है, कप्तान नीमो। मकबरे के अंदर एक सिक्के के नीचे उसे एक नक्शा भी मिलता है। ये वही सिक्का था जो सोते वक्त उसके हाथों में था। सिक्के को छूते ही वो नींद से जग जाती है और देखती है कि उसके एक हाथ में नक्शा और दूसरे हाथ में सुनहरे पत्ते हैं। फिर देर रात ही वो अपने शोध प्रबंध को दोबारा शुरुआत करती है। कहानी पूरी हुई। एक जमाने में एक बड़े देश के राजा को एक बेटा था जिसने उसे बहुत खुशी दी, लेकिन साथ ही साथ परेशान भी किया, क्योंकि राजकुमार जन्म से ही बीमार था और इतने साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात राजा ने प्रार्थना की, हे करता धरता परमेश्वर, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जल्द ही मैं मेरे तमाम प्रजाजनों को छोड़कर आपके पास स्वर्ग में रहने लगूंगा। उनकी देखभाल करने वाला मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं। कृपया आप मुझे बताइए वो ठीक कैसे होगा। राजा ने जवाब का इंतजार किया और वही करीब लगातार जलने वाली मशाल से एक जवाब आया। जब दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से राजकुमार पानी पिएगा, उसी समय वो ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा बहुत बूढ़ा था और खुद से सफर नहीं कर सकता था और राजकुमार भी बीमार रहता था। इसलिए उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई दुनिया के आखिरी छोर के जादुई तालाब से पानी लाकर आएगा उसे राजा बहुत सारे इनाम देगा। उसके बाद बहुत से दिलेर लोगों ने कोशिश करके देख लिया, लेकिन वो तालाब किसी को नहीं मिला। राजा के राज्य में दूर पहाड़ों में एक गरीब किसान, उसकी बीवी, 2 लड़के और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। एक दिन उसके बड़े बेटे ने कहा, मैं और मेरा भाई दोनों भी उस इलाज वाले पानी की खोज करते हैं। हम पूनम से पहले वापस आ जाएंगे और हाँ, फसल काटने में भी मदद करेंगे। दूसरे बेटे को भी उसके साथ जाना था, लेकिन किसान को फिक्र हो रही थी। फिर उसकी बीवी ने कहा, हमें हमारे राजा और राजकुमार की मदद करनी चाहिए। फिर किसान ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और दोनों बेटे अपने सफर पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत सफर किया और उन्हें बहुत से तालाब भी मिले, लेकिन जहां आसमान पानी से जुड़ जाता हो ऐसा तालाब उन्हें नहीं मिला। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पिता की मदद करने उन्हें वापस जाना चाहिए। हम हर तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी जमा करते हैं। इस तरह से वो इनाम भी हमें ही मिल जाएगा, क्यों? जब वो महल में वापस आए तब उन्होंने राजा को बताया कि ये पानी जादुई तालाब का है। जब पानी राजकुमार को दिया गया तब कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बीमार का बीमार ही रहा। दोनों भाई थर-थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ चुका था। राजा ने दोनों को कारागृह में डाल दिया। फिर एक बार राजा ने अपनी प्रजा से विनती की। सुमा उन भाइयों की छोटी बहन थी। वो अपने लामाओं के झुंड को चरा रही थी। जब उसने ढिंढोरा सुना, उसने तभी लामाओं के झुंड को घर की ओर भेज दिया और अपने माँ बाप से विनती की कि अब उसे जाने दिया जाए। तुम अभी बहुत छोटी हो मेरी बच्ची, और देखो तो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ है। हम हमारी लाडली सुमा के बगैर नहीं रह सकते। सोचिए अगर राजकुमार गुजर गए तो राजा को कैसा महसूस होगा, और अगर मुझे वो तालाब मिला तो शायद राजा मेरे भाइयों को माफ भी कर देंगे। अजी, मुझे लगता है शायद भगवान की यही इच्छा है।
और फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर वो दिलेर सुमा अपनी पसंदीदा पालतू लामा के साथ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। साथ में उसने कुछ मकई के दाने और पानी लिया। रात को वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर सो गई। सुबह पास की टहनी पर आराम कर रहे चहचहाने वाले पंछियों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल कैसे उसने उसके पास के मकई के दाने दिए और कैसे उसे कभी भी वो जादुई तालाब नहीं मिलने वाला है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम में से हर एक तुम्हें हमारा एक खास पर देगा। उसे तुम एक पंखे की तरह एक साथ में पकड़ो। वो पंखा तुम्हें जादुई शक्ति प्रदान करेगा और तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ पल भर में पहुँचा देगा और तुम्हें हर एक मुसीबत से भी बचाएगा। हर एक पंछी ने बड़े ध्यान से उसे एक खास पर दिया। सुमा ने उनसे एक पंखा बनाया और उन्हें लामा के ऊन से बनाए धागे से बांध दिया। 3 भयानक जानवर उस जादुई तालाब की रक्षा करते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बस पंखा उठाकर एक गाना गाना है। डरना नहीं है वहाँ, देवदूत है जहाँ। सुमा ने बड़े प्यार से पंछियों का शुक्रिया अदा किया और उसने पंख को हाथ में लेकर कहा, कृपया हमें इस दुनिया की आखिरी छोर वाली जादुई तालाब के पास ले चलो। तुरंत एक हवा का झोंका आया और उन्हें उठाकर पर्वत के पार ले जाने लगा। वो बर्फ से ढका शिखर पार करके जाने लगे। आखिर में हवा ने उन्हें आसमान से जुड़े तालाब के पास लाकर छोड़ दिया। वो दौड़कर तालाब के पास पहुंची और अपने बर्तन में पानी भरने ही वाली थी। इतने में एक बड़ा केकड़ा वहां आया और उसने कहा, जानी, तालाब से दूर रहो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही केकड़े ने अपने पंजे सुमा की ओर बढ़ाए, तभी लामा ने केकड़े की आंखों में थूक दिया। तौबा तौबा, छी, तुम कितने गंदे हो। उतने समय में जादुई पंखा बाहर निकालकर गाना गाने का समय सुमा को मिल गया। डरना नहीं है वहाँ, देवदूत है जहाँ। केकड़े ने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। उसने फिर से अपना बर्तन भरना शुरू किया। तभी पानी से एक आवाज आई, दूर हो जाओ मेरे तालाब से वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लामा ने मगरमच्छ को देखते ही उसकी आंखों में थूक दिया। हे भगवान, छी, कितना गंदा है। सुमा ने झट से पंखा उठाया और गाना गाया। तभी वो मगरमच्छ सोकर गहरे पानी में चली गई। सुमा डर से बाहर निकलने ही वाली थी। इतने में उसने कहीं से सीटी की तरफ फुसफुसाने वाली आवाज सुनी, दूर हो जाओ तुम्हारे लामा को लेकर इस तालाब से वरना मेरा जहर तुम दोनों की जान ले लेगा। सुमा ने ऊपर देखा तो उसे उड़ने वाला सांप दिखा। उसके बाद सांप ने अपना जहर सुमा की ओर फेंका, लेकिन तभी लामा ने भी हवा में थूक दिया। दोनों थूक के गोले हवा में एक दूसरे से टकरा गए और जमीन पर आकर गिर गए। फिर एक बार सुमा के पंखिने और गाने ने उसे मुसीबत से बचाया था। सांप जमीन पर आकर गिर गया, उसके पंख बंद हो गए और वो खर्राटे लेने लगा। सुमा ने अपने लाडले लामा को थोड़ी देर के लिए गोद में लिया और शांत किया। उसने लामा को चूमा और फिर उसे एहसास हुआ कि अब मुसीबत पूरी तरह टल चुकी है और उसने बर्तन भरना शुरू किया। उसके बाद उसने पंखा हाथ में लिया और कहा, कृपया हमें महल में ले चलो। धीमे से वो उड़ने लगी और उसने खुद को महल के दरवाजे पर देखा। रक्षक उसे बीमार और परेशान राजकुमार तक ले गया। उसके बाद सुमा ने उसे पानी के कुछ घूंट पिलाए और अचानक राजकुमार खुशी से उठकर बैठ गया और उसने कहा, मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। राजा और रानी बहुत खुश हुए।
उन्होंने उसकी दिलेरी को सराहा और उसे राज्य की पूरी दौलत देने का फैसला किया। लेकिन सुमा ने कहा कि उसकी सिर्फ 3 शर्तें हैं। पहली इच्छा ये कि जादुई पंखा वापस अपनी जगह चला जाए और तुरंत वो पंखा खिड़की से बाहर उड़कर चला गया। दूसरी इच्छा ये कि उसके भाइयों को छोड़ दिया जाए। राजा ने तुरंत उन्हें छोड़ दिया। और आखिरी इच्छा ये कि एक बहुत बड़ा खेत जिसमें बहुत से लामा के झुंड हो उसके माता पिता के लिए। ऐसा ही होगा। तुम हमारे साथ राजमहल में नहीं रहोगे क्या? हम तुम लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। शुक्रिया महाराज, मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है, इसलिए मैं उन्हीं के पास जाना चाहती हूँ। और इस तरह वो घर वापस लौटी और जिंदगी भर अपने माता पिता, भाई और लाडले लामाओं के साथ रहने लगी। कहानी पूरी हुई। और अतीत की सैर। मैं एक भौतिक विज्ञानी हूँ। आज मेरा 50वां जन्मदिन है। 10 साल पहले मैंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो समय यात्रा कर सके, लेकिन पिछले 10 सालों से मेरी सरकार ने उसे जब्त कर लिया है और मुझे अपने घर में बंदी बना दिया है। पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल गया है। सरकार को चलाने वाले कुछ उच्च वर्गीय लोगों ने नागरिकों के इकट्ठा होने पर, सामाजिक या वैयक्तिक समारोह में मिलने पर, सार्वजनिक भाषण करने पर, यहाँ तक कि मौत पर भी प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मरने की इजाजत भी नहीं है। टाइम मशीन का निर्माण करने वाले एक बुद्धिजीवी होने की वजह से मुझे भी मरने की इजाजत नहीं है। वक्त वक्त पर उन्हें उनकी प्रयोगशाला में मेरी मशीन में बदलाव और सुधार करने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है। मशीन हमें अतीत में ले जा सकती है और अब उन्हें भविष्य में भी जाने की इच्छा है, लेकिन अब मुझे डर लगता है। मैंने मेरी खोज की वजह से सरकार को बुरा बनते हुए देखा है। उन्हें दुनिया पर राज करना है, जिस वजह से कई मासूम जाने जा चुकी हैं। मैं अब टाइम मशीन बनाकर पछता रहा हूं। मुझे ऐसी मशीन बनानी ही नहीं चाहिए थी। ईश्वर मुझे मेरी करतूत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं अब मौका ढूंढ रहा हूं ताकि मैं कुछ भी करके भविष्य बदल सकूं। मेरे घर पर सरकारी सुरक्षा एजेंसीज का पहरा होता है। हर रोज 11 बजे 2 सुरक्षा रक्षक मुझे एक बख्तरबंद ट्रक से खुफिया सरकारी प्रयोगशाला में टाइम मशीन पर काम करने के लिए ले जाते हैं। प्रयोगशाला पर निगरानी रखी जाती है। काम करते वक्त मुझ पर पूरे समय निगरानी रखी जाती है। मैं उनके गुलाम और एक साधन से बढ़कर और कुछ भी नहीं हूं। दूसरे देश चाहते हैं कि मैं मर जाऊं क्योंकि मैं टाइम मशीन का निर्माता हूं। आज सब कुछ बदल जाएगा। मेरे पास एक योजना है। मैं अपनी मशीन में बैठकर अतीत में चला जाऊंगा और अपने आप को मशीन बनाने से रोक दूंगा। जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा। मेरी जिंदगी खतरे में है, लेकिन खतरा मोल लेना हमेशा के लिए पछतावे में जीने से बेहतर है। फिर मैंने योजना के अनुसार काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने निगरानी वाली मशीन बंद कर दी। मैंने सिस्टम को हैक कर दिया ताकि एक ही वीडियो चलता रहे और मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए। फिर जहां मेरी टाइम मशीन रखी थी उस वर्जित क्षेत्र में मैंने कदम रखा। उसे शुरू करके 10 साल पीछे जाने के लिए मुझे उसमें थोड़े से बदलाव और प्रोग्रामिंग करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही मशीन चालू हुई, अलार्म बजने लगे और कमरा सुरक्षा रक्षकों से भर गया जो मुझ पर अपने बंदूक तान खड़े थे। लेकिन टाइम मशीन का निर्माता उनसे तेज निकला। मैं पहले ही मशीन के अंदर था और मैं जानता था कि वो लोग अपनी प्यारी जादुई मशीन पर कभी गोलियां नहीं चलाएंगे और सिर्फ एक बटन को दबाते ही पूरी दुनिया और भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। चलो, वक्त आ गया। लगा जैसे कुछ ही मिनट गुजरे और मैंने अपने आप को मेरी कार्यशाला में पाया और फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। मैं अपनी कार्यशाला का कोना कोना जानता था। मैंने अपनी दराज से बंदूक निकाली और दरवाजे की तरफ तानी। दरवाज़ा खुलते ही उस चेहरे पर रोशनी की किरणें पड़ी और एक जाना पहचाना सा चेहरा सामने आया। वो मैं ही था, 10 साल जवान। उसके हाथ में तोहफा था। देखते ही मुझे याद आया। मुझे देखते ही वह चौंक गया। उसके हाथ से तोहफा गिर पड़ा। उस पर लिखी चिट्ठी मैंने पढ़ी। प्यारे पति,
जन्मदिन मुबारक हो। मेरे हाथ बंदूक पर कसे और मेरी मनस्थिति द्विधा हो गई। क्या मैं जान ले रहा था या फिर जान बचा रहा था? मन में कई सवाल थे, लेकिन सब कुछ खत्म करने का एक ही रास्ता था, अतीत के खुद को मार देना। उम्मीद है कि अब ईश्वर मुझे माफ कर देगा। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जादुई मटका। एक गांव में एक किसान रहता था। वह एक जमींदार के यहाँ खेती का काम करता था और बहुत गरीब भी था। एक दिन वर्षा के आगमन से पहले बुआई के लिए वह खेतों में खुदाई कर रहा था। अचानक जमीन में उसे बड़ा सा मटका मिल गया। उसने मटका बाहर निकाला और सोचा, इसका क्या प्रयोग हो सकता है। मटके को किनारे पर रखकर वह काम में जुट गया। दोपहर के भोजन के समय वह अपनी कुदाल मटके में डालकर पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगा। भोजन के बाद जैसे ही वह खेत में गया, वह मटका देखकर हैरान रह गया। अरे यह क्या? मैं तो एक ही कुदाल रख कर गया था। यह मटका तो 100 कुदालों से भर चुका है। यह कोई मामूली मटका नहीं, जादुई मटका है। शाम को घर जाते समय मजदूर वह मटका अपने घर ले गया। जादुई मटके की मदद से अब वह धीरे धीरे अमीर होता चला गया। उसके पास अब पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और खाने के लिए अच्छा भोजन भी था। यह सब देख जमींदार को उस पर शक होने लगा। अचानक यह इतना धनवान कैसे हो गया? मुझे पता लगाना होगा। जमींदार मजदूर का पीछा करने लगा और उसे सच्चाई का पता चल गया। अगर यह मटका मुझे मिल जाए तो मैं और धनवान बन सकता हूँ। जमींदार ने मजदूर को डरा धमकाकर मटका हासिल कर लिया और अपने घर ले आया। अब वह अपने धन जैसे हीरे जवाहरात को मटके में डालता और वह 100 गुना बढ़ जाते। जल्द ही यह बात राजा को पता चली और राजा ने जमींदार से कहा, यह मटका मेरे राज्य की भूमि से मिला है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा यह कहकर मटका अपने साथ ले गया और राजमहल में पहुंचकर खुश होने लगा। मैं भी तो देखूं कि यह मटका क्या कमाल दिखाता है। अब तो यह जादुई मटका मेरा है। मैं पूरे देश पर राज कर सकता हूँ। अचानक जैसे ही राजा मटके के पास गया, उसका पैर फिसला और वह मटके में जा गिरा। बस फिर क्या था, एक एक करके मटके में से 100 राजा बाहर आने लगे और वे आपस में लड़ने लगे। मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, नहीं नहीं मैं राजा बनूंगा, मैंने कहा मैं राजा बनूंगा, अरे मैंने कहा मैं असली राजा हूँ, तुम सब हट जाओ, मैं हूँ असली राजा, मैं ही राजा बनूंगा। धीरे धीरे सभी राजा एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए। लालच बुरी बला है। If you enjoyed this story, एक बार जैक नाम का एक मछुआरा इजाबेल नाम की अपनी बीवी के साथ समंदर के पास वाले एक गंदे से झोपड़े में रहता था। वो हर रोज मछलियाँ पकड़ने जाता था। एक दिन वो खुले आसमान को देखते हुए मछलियाँ पकड़ने बैठा था, तब उसका जाल बहुत गहरा चला गया। जब उसने वो ऊपर खींचा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सुनहरा केकड़ा उसके जाल में फंस चुका है। वो सुनहरा केकड़ा उससे कहने लगा,
मछुआरे दोस्त, मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो। मैं कोई मामूली केकड़ा नहीं हूँ, बल्कि सुनहरा जादुई केकड़ा हूँ। मुझे वापस पानी में छोड़ दो, मुझे तैरने दो। वैसे तुम सुनहरे हो ही, लेकिन तुम जादुई भी हो, इस पर मैं कैसे यकीन करूं? प्यारे दोस्त, अगर मैं एक बोलने वाला सुनहरा केकड़ा नहीं हूँ तो इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? पत्थर से? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शायद मैं पागल हो रहा हूँ। कुछ भी हो, तुम्हें आज़ाद करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जाओ बोलने वाले केकड़े, जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा कहकर उसने सुनहरे केकड़े को साफ पानी में छोड़ दिया और केकड़ा गहरे पानी में चला गया। मछुआरा उठा और अपने पुराने से झोपड़े में अपनी बीवी के पास लौट गया। जैक, आज कुछ मिला क्या तुम्हें? नहीं इजाबेल, मुझे एक सुनहरा केकड़ा मिला, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो एक जादुई केकड़ा है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। उसे छोड़ने से पहले तुमने कुछ मांगा नहीं? नहीं, एक बोलने वाले केकड़े से मुझे भला क्या हासिल होगा? कम से कम एक घर तो मांग लेते। ये झोपड़ी कितनी गंदी है, यहाँ बदबू आती है, छत से पानी टपकता है। वापस जाओ और उससे कहो कि हमें एक बढ़िया सा घर चाहिए। मतलब वो बोलने वाला केकड़ा तुम्हें अलादीन के चिराग से बाहर निकलने वाला राक्षस लगा? मुझे बिल्कुल पता नहीं था। दरअसल मामा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई सुनहरा बोलने वाला केकड़ा आता है, इसका मतलब कि वो जादुई है। हमें जरूर उससे कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। असल में जैक को केकड़े से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी से झगड़ना भी नहीं था। इसलिए वो दोबारा समंदर के किनारे गया और लहरों से कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े, आज समुंदर के बाहर सुन ले मेरी विनती, दिला एक अच्छा सा घर। मेरी बीवी प्यारी इजाबेल की इच्छा कर दे पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। सुनहरे केकड़े ने पानी के ऊपर आकर कहा, प्यारे दोस्त, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बीवी को उस पुरानी झोपड़ी में नहीं रहना है, उसे एक अपना नया घर चाहिए। और तुम्हें लगा कि एक बोलने वाला केकड़ा तुम्हें घर दिला देगा? हाँ, मतलब पता नहीं, शायद। देखो अगर कुछ हो सकता है तो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, जाओ घर जाओ। घर जाते ही जैक ने देखा कि उसकी बीवी एक सुंदर से घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी बीवी ने कहा, चलो अंदर आओ, देखो तो कितना खूबसूरत घर है। आहा, ये घर बढ़िया है, हम यहाँ शांति से रह सकते हैं। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। 1-2 हफ्ते मजे में गुजरे और फिर इजाबेल ने एक दिन कहा, सुनो जैक, ये घर सुंदर है लेकिन छोटा है। वो सुनहरा केकड़ा हमें एक बड़ा घर दिलवा सकता है। मुझे अब बड़े से पत्थर वाले महल में रहना है। वापस जाओ सुनहरे केकड़े के पास और उससे कहो कि हमें एक पत्थर वाला महल दिलाएं। असल में जैक को दोबारा उस केकड़े से कुछ भी मांगना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो गया। समंदर के पास खड़ा होकर वो कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े, आज समंदर के बाहर सुन ले मेरी विनती, दिला एक अच्छा सा घर। मेरी बीवी प्यारी इजाबेल की इच्छा कर दे पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। कैसे हो मछुआरे दोस्त, अब क्या चाहिए, बोलो तुम्हें? दरअसल मेरी बीवी अब एक पत्थर के महल में रहना चाहती है। जैक ने दुखी होकर कहा, तुम घर जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें सामने एक पत्थर का महल ही दिखाई देगा। फिर जैक घर लौट गया और उसने देखा कि सामने एक पत्थर का महल है। उसकी बीवी सीढ़ियों से उतरकर उसका हाथ थामकर उससे कहने लगी, आओ अंदर आओ, है ना ये घर सुंदर? वाह, हमारे लिए इतना काफी है। हम इस महल में जिंदगी भर शांति और सुकून से रह सकते हैं। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। दूसरे दिन सुबह इजाबेल अपने पति को कोहनी से मारकर कहने लगी, जैक, अब मैं और नहीं सह सकती। जाओ उस सुनहरे केकड़े के पास और उससे कहो कि मैं सम्राट बनना चाहती हूँ। देखो इजाबेल, मैं सुनहरे केकड़े को ऐसा कह नहीं सकता हूँ।
साम्राज्य का सिर्फ एक ही सम्राट हो सकता है ना? क्या कहा? अगर वो मुझे महल दिलवा सकता है तो सम्राट भी बना ही सकता है। जाओ अभी के अभी। आखिरकार उसे जाना ही पड़ा। चलते चलते डरा हुआ जैक सोचने लगा, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। सुनहरे केकड़े को गुस्सा जरूर आएगा। फिर भी वो चलता ही गया और दोबारा समंदर के पास जाकर कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े आओ समुंदर के बाहर, सुन लो मेरी विनती, सुन लो मेरी बात। मेरी लालची बीवी इजाबेल की इच्छा कर दो पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। अब क्या चाहिए तुम्हें? कैसे बताओ? मेरी बीवी सम्राट बनना चाहती है। घर जाओ, वो सम्राट बन चुकी है। फिर जैक घर लौटा और उसने देखा कि पूरा महल संगमरमर के पत्थरों से सजाया है। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसकी बीवी एक सुनहरे सिंहासन पर बैठी है और उसके सर पर सोने का ताज भी है। सोने का वक्त हुआ, फिर भी इजाबेल का मन नहीं भर रहा था। उसका लालच उसे सोने नहीं दे रहा था। अब आगे मुझे क्या बनना चाहिए, ये ख्याल उसे सता रहा था। सूरज उगने का समय हुआ और उसे देखकर वो अपने पति को कोहनी से मार कर कहने लगी, जैक, मुझे चांद और सूरज पर हुकूमत करनी है। उसने जैक को ऐसी नजर से देखा कि जैक कांप उठा। जाओ जल्दी उस केकड़े के पास, मुझे भगवान बनना है। जैक उसके सामने घुटनों पर गिरकर कहने लगा, इजाबेल, तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है। मैं विनती करता हूँ कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख लो। इजाबेल को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति को लात मारी और चीखते हुए कहने लगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी के अभी वहां जाओ। अपनी चिड़चिड़ी पत्नी से मछुआरा दूर भागा। बाहर इतना जोरदार तूफान उठा कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आसमान काला हो गया, बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। वो दोबारा लहरों से कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े आओ समुंदर के बाहर, सुन लो मेरी विनती, सुन लो मेरी बात। मेरी लालची बीवी इजाबेल की इच्छा कर दो पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। बोलो आप क्या चाहिए उसे? सुनहरे केकड़े, अब वो भगवान बनना चाहती है। तुम घर जाओ, वो अब भगवान बन चुकी है। फिर जैक घर की तरफ लौटा और उसने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, मानो वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। उसे अपनी बीवी भी कहीं दिखाई नहीं दी। वो दौड़ा दौड़ा केकड़े के पास आया और कहने लगा, मेरी बीवी कहाँ है? भगवान तो सब जगह होते हैं, है ना? रोम रोम में भगवान है, पूरी दुनिया उसी ने बनाई है। भगवान हर तरफ है। तुम अब अपनी बीवी को देख नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान किसी को नहीं दिखते, लेकिन वो होते ज़रूर हैं। ये सुनते ही मछुआरा फूट फूट कर रोने लगा और दया की भीख मांगने लगा। मछुआरे ने उस केकड़े की जान बचाई थी, इसलिए सुनहरे केकड़े को मछुआरे पर तरस आया और उसने कहा, अब मैं सिर्फ और एक ही बार तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूंगा, सोच कर मांगो। मुझे मेरी बीवी को वापस खुशी खुशी हमारे झोपड़े के दरवाजे के पास खड़ा देखना है। घर जाओ दोस्त, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ये कहते ही सुनहरा केकड़ा गायब हो गया और मछुआरा अपने घर की तरफ लौट गया। वहां उसने देखा कि उसकी बीवी उनके पुराने झोपड़े के दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा रही है। उस दिन से वो खुशी से अपने पति के साथ रहने लगी। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी पूरी हुई। ये कहानी है पर्शिया की। वहाँ के राजमहल में कलाकार, कारीगर और अनजान लोग अपनी कला राजा को दिखाने के लिए आते थे। अगर वो कला राजा को पसंद आती तो वो उन्हें बड़ा इनाम देते। एक बार एक मुसाफिर राजा के सामने आया और उसने राजा को एक खिलौने वाला घोड़ा पेश किया। महाराज की जय हो। महाराज ने ऐसी अनोखी चीज कभी देखी नहीं होगी, मुझे यकीन है। ऐसा खिलौने वाला घोड़ा कोई भी कलाकार बना सकता है।
महाराज, ये कोई खिलौना नहीं है। इसकी पीठ पर बैठकर मैं उड़ सकता हूँ, किसी भी जगह पर कम से कम वक्त में पहुँच सकता हूँ, और हाँ, बड़े ही आराम से पहुँच सकता हूँ। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई, जिसे देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वो घोड़े को खरीदने के बारे में पूछने लगा। महाराज, इतना कीमती घोड़ा मैं आपको चंद रुपयों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये घोड़ा खरीदना ही है। मुसाफिर ने थोड़ी देर सोचा और फिर राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वे उनकी राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दे दे तो राजा को घोड़ा मुफ्त में मिल सकता है। राजा प्रस्ताव मंजूर करने ही वाला था कि तभी महल में उनका बेटा राजकुमार डेरियस आया और उनका विरोध करते हुए कहने लगा, माफ करना पिताजी, लेकिन आप मेरी बहन का हाथ इस अनजान आदमी के हाथ में देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक खिलौने वाले घोड़े के लिए। राजा को अपने आप पर शर्म आई। उन्होंने फैसला बदला और अपने बेटे को घोड़े की जांच करने का हुक्म दिया। राजकुमार डेरियस घोड़े के पास आया। घोड़े की पीठ पर सवार होकर उसने एक बटन दबाया और उसी वक्त घोड़े ने आसमान में छलांग लगाई। राजा को खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें तभी एहसास हुआ कि उनके बेटे की जान को खतरा है। उन्होंने सैनिकों को मुसाफिर को काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया। इसी बीच वो घोड़ा राजकुमार डेरियस को रोमांचक रफ्तार से बहुत दूर ले गया। उसने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घोड़े को करीब से देखने पर उसे और एक बटन मिला। उसे दबाने पर उसने महसूस किया कि घोड़ा धीमे धीमे नीचे आ रहा है। दूसरे घरों के मुकाबले एक ऊंचे छत को देखकर राजकुमार वहीं पर रुक गया और सीढ़ियां उतरने लगा। इधर राजकुमारी की नींद छत पर हुई आवाज से पहले ही टूट गई थी। उसने अपने सुरक्षा रक्षकों को घुसपैठियों को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जल्द ही सुरक्षा रक्षक राजकुमार को उसके सामने लेकर आए। राजकुमार ने राजकुमारी के सामने घुटने टेक दिए। आपको जगाकर तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी, लेकिन मैं एक राजा का बेटा हूँ, यानी राजकुमार हूँ। वो लड़की बंगाल के राजा की बेटी राजकुमारी नादिया थी। राजकुमारी को उसके पूरे सफर के बारे में सुनकर खुशी हुई। अगले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन दोपहर में राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, हे मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं हमारे भविष्य के बारे में ही सोच रहा था और इसलिए मुझे मेरे राज्य में वापस जाकर पिताजी से मिलकर हमारी शादी के लिए उनकी इजाजत लेनी होगी, और जादुई घोड़े ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये भी बताना होगा। चलोगे मेरे साथ? उसने हाँ कहा। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस 30 मिनट में ही पर्शिया की राजधानी में पहुंच गए। राजकुमार सबसे पहले राजकुमारी को राजमहल के करीब के जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यही रुको, मैं पिताजी से मिलकर आता हूँ। उस मुसाफिर को मृत्युदंड से बचाना होगा और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताऊंगा। तुम्हारे स्वागत के लिए वो एक बड़ा जश्न रखेंगे। दावत के बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। उसने राजकुमारी को जादुई घोड़े को चलाना सिखाया ताकि अनहोनी होने पर वो घोड़े पर बैठकर वहां से निकल सके। लेकिन उनकी ये बातें झाड़ियों के पीछे से एक चोर बारीकी से सुन रहा था, और सुनता क्यों नहीं, झोपड़ी उसी की जो थी। क्या नसीब पाया है मैंने, एक अकेली राजकुमारी के साथ एक जादुई घोड़ा। मैं इसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा, मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और ये जादुई घोड़ा मैं अपने पास रख लूंगा। राजकुमार दूर जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर उसने राजकुमारी को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाया और वैसे ही बटन दबाया जैसे राजकुमार ने राजकुमारी को बताया था। फिर क्या था, घोड़ा तुरंत हवा में उड़ने लगा। इधर राजकुमारी की चीखें सुनकर राजकुमार जो जंगलों में चल रहा था वो परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को देखता ही रह गया। राजा अपने बेटे को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा रद्द कर दी। लेकिन उसे पता चल चुका था कि अपने बेटे को जल्द ही वापस जाना होगा। राजकुमार ने प्रण लिया कि वो राजकुमारी को लिए बिना नहीं लौटेगा। कश्मीर का राजा चोर के कारनामे से बहुत खुश हुआ और उसने उसे इनाम भी दिया। उसके बाद वो राजकुमारी को लेकर अपने महल में गया।
दूसरे दिन सुल्तान ने सेवक को आदेश दिया कि जाकर राजकुमारी को बता दो उसे आज ही शादी के लिए तैयार होना है। ऐसी हालत में खुद को बचाने के लिए राजकुमारी को एक ही तरकीब सूझी। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी, जिद्दी राजकुमारी की तरह। जल्दी उसके पागल बर्ताव की खबर राजा को दी गई। उसने राजकुमारी को ठीक करने वाले वैद्य को भरपूर इनाम देने का ऐलान किया। इसी बीच राजकुमार डेरियस अलग अलग राज्यों से गुजर रहा था। कौन से रास्ते को अपनाया जाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो निराश होकर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी वहाँ कुछ किसान आए और उसे एक राजकुमारी के बारे में बताने लगे जो आज ही कश्मीर के सुल्तान से शादी करने वाली है और जो पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। उसी समय राजकुमार के मन में उम्मीद जग गई कि शायद वही तो मेरी राजकुमारी नहीं, और उसने राजकुमारी को ढूंढने का मन बना लिया। कश्मीर की राजधानी में पहुंचते ही उसने एक वैद्य का भेष धारण कर लिया और राजकुमार सुल्तान के सामने जाकर उनसे कहने लगा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उनसे अकेले में बात करने दिया जाए। सुल्तान मान गया। जैसे ही राजकुमार राजकुमारी के कमरे में गया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। डरो मत, मैं तुम्हारा प्यारा राजकुमार डेरियस हूँ। ये तो सिर्फ भेष बदला है मैंने। इस तरह राजकुमार ने धीरे से राजकुमारी को अपनी योजना बताई और फिर राजा के पास वापस आया। कश्मीर के सुल्तान की जय हो। राजकुमारी को बचाने के लिए अब एक ही रास्ता है। मुझे यकीन है कि राजकुमारी जी ने जरूर किसी जादुई चीज को हाथ लगाया है। वो चीज मिल जाए फिर मैं राजकुमारी जी को बचा सकता हूँ। सुल्तान को अचानक जादुई घोड़ा याद आया। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर वैद्य को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद वैद्य ने कहा, यही वो जादुई चीज है जिस वजह से राजकुमारी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। घोड़े को महल के सामने वाले मैदान में ले आओ और राजकुमारी को भी वही ले आना। देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरे दिन सुबह जादुई घोड़े को मैदान में लाया गया। वहाँ घोड़े के इर्द गिर्द रोशनी हो, इसलिए वैद्य ने कुछ मशाले जलाने को कहा। राजकुमारी को बाहर लाया गया, घोड़े के पास ले जाया गया। फिर वैद्य बने राजकुमार ने उसे घोड़े पर बिठाया। फिर मशालों में जादुई चूरन डाल दिया, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए और राजकुमारी किसी को दिखाई ही नहीं दी। उसी समय राजकुमार घोड़े पर बैठा, उसने बटन दबाया और जादुई घोड़ा हवा में उड़ गया। सुल्तान साहब, पत्नी का दिल जीतना पड़ता है, उसे खरीदा नहीं जा सकता, समझे? उसी दिन राजकुमार और राजकुमारी पर्शियन दरबार में पहुँचे। उन्हें देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी हंसी खुशी रहने लगे और हाँ, वो कलाकार भी। कहानी पूरी हुई। एक जमाने में एक भाई बहन रहते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ गुजर चुकी थी और उनके पिताजी ने गुजरने से पहले दूसरी शादी की थी। उनकी सौतेली माँ उनसे बहुत ही दुष्टता से पेश आती थी। एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, ओ मेरी प्यारी बहना, सुनो, हमारी सौतेली माँ हमें दिन रात सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं देती और बार बार बेघर करने की धमकी भी देती है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, खुली दुनिया में चलते हैं। इस तरह दोनों बाहर निकल पड़े और शाम तक बेवजह यहाँ वहाँ भटकते रहे। आखिरकार वो जंगल में पहुंचे और तभी बारिश भी होने लगी। वो भूख से और प्यास से हैरान हो गए। आखिर में वो दोनों एक खोखले पेड़ में सुबह तक सोते रहे। सुबह होते ही दोनों उठे और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। रास्ते में कहीं झरना या नदी दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा। रुको, मुझे लगता है मैंने पानी की आवाज सुनी। फिर उसने अपनी बहन का हाथ में लिया और वो पानी की तलाश में दौड़ने लगे। उनकी सौतेली माँ डायन भी थी। उसने चुपके से उनका पीछा किया था और जंगल के सभी नदी झरने श्रापित कर दिए थे। भाई बहन दोनों झरने के पास आए और बहन ने झरने से एक आवाज सुनी, जो कोई मेरा पानी पिएगा वो शेर बन जाएगा। रुक जाओ भैया, ये पानी मत पियो,
वरना तुम जंगली जानवर बनकर मुझे खा जाओगे। भाई प्यासा था, फिर भी उसने अपनी बहन की बात मानी और उसने अपनी बहन से कहा, ठीक है मेरी प्यारी बहना, मैं अगले झरने के आने तक रुक सकता हूँ। अगले झरने के पास जाने के बाद उस झरने से भी बहन को एक आवाज सुनाई दी। जिसने मेरा पानी पिया वो भेड़िया बन गया। भैया मैं विनती करती हूँ, इस झरने का पानी मत पियो, वरना तुम भेड़िए बन जाओगे और मुझे मारकर खा जाओगे। भाई ने अपने मन को काबू कर लिया और उसने झरने का पानी नहीं पिया, लेकिन उसने ये भी कहा, अब मेरी प्यास बहुत ही बढ़ चुकी है, मुझे अगले झरने पर पानी पीना ही होगा। पास में ही एक छोटा सा झरना बह रहा था, लेकिन वहाँ भी बुदबुदाने वाला पानी था। बहन ने दोबारा एक आवाज सुनी, जो मेरा पानी पिएगा वो बारहसिंगा बन जाएगा। प्यारे भैया मत पियो पानी। ऐसा बहन बोलने ही वाली थी, लेकिन उसे थोड़ी देर हो गई क्योंकि उसका भाई पहले ही झुककर पानी पी रहा था। फिर क्या था, देखते ही देखते वो एक बछड़े में बदल गया। बछड़ा भागा नहीं, उसके पास ही रुका। तब बहन ने उससे कहा, ठीक से खड़े रहो बछड़े, डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने अपने सोने का पट्टा खोला और उस बछड़े के गले में धीरे से बांध दिया। फिर उसने कुछ मुलायम हरी घास इकट्ठा की और उन्हें चोटी की तरफ बांधकर एक मुलायम डोरी बना ली। उसने वो डोरी बछड़े के सुनहरे पट्टे को बांध दी और उसके बाद वो उसे लेकर जंगल के गहरे हिस्से में चली गई। कुछ देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। उसने सोचा रहने के लिए झोपड़ी अच्छी है। फिर वो बछड़े को लेकर अंदर चली गई और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। रोज सुबह वो खुद के लिए बेर इकट्ठा करने जाती और ताज़ी घास वो बछड़े के लिए लेती। बछड़ा उसके हाथों से घास खाता, फिर दोनों बाहर जाकर खेलते। ऐसे ही उन्होंने कुछ साल जंगल में बिताए। अब वो छोटी सी बहन एक सुंदर सी जवान लड़की में और छोटा बछड़ा बारहसिंगा में बदल गए थे। एक बार जंगल में राजकुमार अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आए। वो बजने वाले रणसिंह, वो शिकारी कुत्तों की आवाज, शिकारियों के चिल्लाने की आवाज से पूरा जंगल भर गया। ये आवाज बारहसिंगा ने भी सुनी। फिर वो अपनी बहन से विनती करने लगा कि मुझे एक बार बाहर जाकर देखने दो। बहन ने दरवाजा खोला और कहा, देखो मैं तुम्हें बाहर जाने दे रही हूँ, लेकिन शाम को जब तुम घर आओगे तब दीदी मुझे अंदर आने दो, ऐसा कहना मत भूलो, ठीक है। जल्दी शिकारी की नजर गले में सुनहरा पट्टा बंधे बारहसिंगा पर पड़ी। उसने राजकुमार को बारहसिंगा दिखाया और दोनों ने उसकी शिकार करने की ठान ली। दोनों ने बड़ी फुर्ती से पीछा किया बारहसिंगा का, लेकिन वो तो ज्यादा फुर्तीला और होशियार निकला। दोनों को चकमा देकर बारहसिंगा अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन राजकुमार का एक शिकारी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसने बारहसिंगा को दरवाजे के पास जाकर खटखटाते हुए देखा। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर तो उसने बारहसिंगा को बात करते हुए सुना, दीदी मुझे अंदर आने दो। दरवाजा थोड़ा सा खुला और तुरंत बंद भी हो गया, लेकिन शिकारी ये सब देखकर भौचक्का रह गया। वो तुरंत राजकुमार के पास गया और उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया। हमें इस रात से पर्दा उठाना ही चाहिए। दूसरे दिन सुबह वो शिकारी राजकुमार को लेकर उस झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। फिर राजकुमार अकेला ही अंदर गया। उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार भौचक्का रह गया। लड़की कुछ डरी डरी सी दिख रही थी। थोड़ी सी बात होने पर राजकुमार ने उसका हाथ हाथ में लेकर लड़की से कहा, तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर मेरे महल में आओगी? क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी से, लेकिन मैं मेरे इस प्यारे बारहसिंगा को नहीं छोड़ सकती। वो मेरे साथ ही आएगा। वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। वो बात कर रहे थे तभी बारहसिंगा उठ खड़ा हुआ। वो खुश नजर आ रहा था। जल्दी उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। उन्हें खुश देखकर उनके दुष्ट सौतेली माँ के मन में द्वेष पैदा हुआ और उसने उन दोनों को बर्बाद करने की ठान ली। उसने एक दाई का रूप धारण कर लिया। वो उसी समय महल में आई जिस समय रानी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। राजा ने तुरंत उसे बच्चे की देखभाल के लिए काम पर रख लिया। एक दिन सौतेली माँ ने रानी को स्नान गृह में कैद कर दिया
और बच्चे को झूले से उठाकर बालकनी से नीचे फेंकने ही जा रही थी, इतने में बारहसिंगा अपने भांजे को बचाने के लिए वहां आ पहुंचा। उसने बच्चे को बचाया। उसी समय राजा भी रानी के कमरे में आ पहुंचा और उसने देखा कि बारहसिंगा दाई के सामने बच्चे को बचाने के लिए खड़ा है। उसके बाद रानी ने राजा को बताया कि किस तरह सौतेली माँ ने उनको सताया था। ये सुनकर राजा बेहद गुस्सा हुआ। उसने डायन को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसी समय सौतेली माँ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने रानी के भाई को श्राप से मुक्त कर दिया। तभी बारहसिंगा गायब हुआ और उसकी जगह एक सुंदर सा नौजवान प्रकट हो गया और इस तरह वे सभी हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। कहानी पूरी हुई। छोटा टिन का सैनिक। एक बार एक खिलौना बनाने वाले ने एक टिन के टुकड़े से 50 सैनिकों को बनाया। वो सभी बंदूक लिए थे, सभी सीधे आगे देख रहे थे और सभी ने लाल नील रंग की शानदार वर्दी पहन रखी थी। आखिर में जब वो आखिरी सैनिक को बनाने लगे तो उसके पास ज्यादा टिन नहीं था। खिलौना बनाने वाले के पास सिर्फ इतना था कि वो आखिरी सैनिक को एक पैर दे सके, लेकिन उस सैनिक को कोई परेशानी नहीं हुई। महसूस हो रहा था कि वो सबसे अलग था। वो अपनी चमकदार लाल नीली वर्दी पर अपनी बंदूक को लेकर सीधा खड़ा था। खिलौना बनाने वाले ने 25 सैनिकों को खचाखच भरी एक बक्से में रख दिया। फिर उसने उस बक्से को एक तोहफे के कागज में बांध दिया। वो सब सैनिक जो नाम के एक छोटे से बच्चे के जन्मदिन के उपहार थे। जब वो छोटा लड़का उस बक्से को खोला तो वो खुशी से चिल्लाने लगा, अरे वाह, टिन के सैनिक, धन्यवाद मम्मी। जो ने सैनिकों को फर्श पर फैला दिया और कप्तान के काम के लिए आखिर के टिन के सैनिक को चुना, क्योंकि वो अलग था और उसे उसने विशेष बना दिया। जो ने उसे अलमारी के ऊपर रखे हिप्पो खिलौने के बगल में रखा, जहां से सैनिक भूरे रंग का टेडी बियर, एक स्लीकी डॉग और एक अंतरिक्ष यात्री जैक के नाम से एक बॉक्स था। तालाब में तैरता हुआ हंस को वो देख सकता था और एक शानदार महल के दरवाजे पर खड़ी सबसे सुंदर लड़की को सैनिक वो देख सकता था। उसे उससे प्यार हो गया, क्योंकि उसकी तरह उसके पास भी सिर्फ एक ही पैर था। मैंने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। लूसी, हाँ वो सुंदर है। वो हमेशा एक पैर पे रहती है। वो एक अच्छी बैले नृत्य करने वाली है। ओह, मुझे माफ करें, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना था। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं जोरों से बात कर रहा था। ओह, आप एक अच्छे सैनिक हैं, विनम्र और आदरणीय हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ श्रीमान, धन्यवाद। एक और बात, अब से आप यहाँ हैं तो आपको पता होना चाहिए खिलौने के बक्से में जैक है, वो कपटी और मतलबी है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद श्रीमान हिप्पो। ये सब उसने श्रीमान हिप्पो से कहा। फिर उसने खुद से कहा, मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन सैनिक को इस बात का एहसास नहीं था कि वो सुंदर महिला एक बैले नृत्य करने वाली थी और इस प्रकार के नृत्य करने वाले एक दूसरे के पैर को हवा में ऊंचा रखते हैं। इसलिए वो अपनी जगह पर से उसे एक पैर पे खड़ा देखा। आधी रात को जब घड़ी में 12 बजते थे, सभी खिलौने जीवित हो जाते थे और वो खेलते थे। छोटे सैनिक ने ठान लिया कि इस समय वो महल में जाएगा और शादी के लिए उस सुंदर लड़की से हाथ मिलाएगा। लेकिन एक और बात जिससे वो बेखबर था, वो ये कि बक्से का जो जैक था वो भी बैले करने वाली लड़की को अपने मन ही मन में प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता था। आधी रात के समय वो महल की दिशा में कूदा। सबसे पहले वो अलमारी से कूदा और सारी बाधाओं को पार करते हुए ये महल के पास पहुंच गया और मेज पे चढ़ गया। अचानक बक्से का ढक्कन खुला और जैक एक भयानक और गुस्सेल चेहरा लेकर बाहर कूदा। उसने छोटे टिन वाले सैनिक को गुस्से से देखा और कहा, मैं जैक हूँ, वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी सैनिक लड़के, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ एक पैर मिला है। ये उन दोनों के बीच मौन का क्षण था। तुम एक बक्से में रहते हो, वो एक महल में रहती है, छोड़ दो। छोटे टिन के सैनिक ने महल की ओर देखा।
सुंदर नर्तकी उसे देख रही थी, वो हंस रही थी। वो महल की ओर कूदने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। टिन के सैनिक! जैक पूरी तरह भड़का और चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उस चीज की ख्वाहिश मत करो जो तुम्हारी नहीं है। टिन सैनिक ने जैक की अशुभ आवाज को अनसुना कर दिया। बहुत अच्छा, कल का इंतजार करो। बुरी बातें होंगी। एक बुरी हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। एक कुटिल हंसी के साथ वो गायब होकर वापस अपने बक्से के अंदर चला गया। मैं जैक की कोई सूचना नहीं मानूंगा। छोटे टिन सैनिक ने महल और खूबसूरत लड़की की ओर देखा। वो लूसी को देखते हुए तालाब के किनारे लेट गया। आखिर उसे नींद लग गई। वहां से सैनिक पूरे कमरे का सर्वेक्षण कर सकता था और प्यारी लूसी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो वो वापस मुस्कुराया। लेकिन वो जैक का बक्सा उसे देख नहीं सकता था। अचानक जोरदार हवा पर्दे से टकराई और पर्दा हिला, जिसकी वजह से टिन का सैनिक खुली खिड़की से बाहर गिर गया और फेंक दिया गया। जब वो गिर रहा था तो उसे जैक के शब्द याद आने लगे। एक बुरी हवा तुम्हें दूर ले जाएगी। और उसने तेज हवा में जैक की हंसने की आवाज भी सुनी। छोटा टिन सैनिक फुटपाथ पर पहुंच चुका था। फिर बारिश की भारी बूंदें उस पर गिरने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, वो नाली में गिर गया। मेरे साथ आगे क्या बुरा होने वाला है? उसने खुद से कहा। और जैसे कि जवाब में दो लड़के सड़क पर भागते हुए आए। उन्होंने सोचा कि इस छोटे टिन के सैनिक को एक खोज के लिए समंदर में भेजना मजेदार होगा। उन्होंने जल्दी से पुराने अखबार की ओर एक छोटी सी नाव बनाई और उसे उसके अंदर रख दिया और फिर उस कागज के नाव को नाली में बहा दिया। छोटे टिन के सैनिक ने बंदूक को कंधे पर रख लिया और सोचने लगे, क्या मैं कभी अपनी खूबसूरत नर्तकी को फिर से देख सकता हूँ? बड़ी लहरों के बीच वो नाव ऊपर नीचे हो रहा था। अचानक वो नाव नीचे जाने लगी और एक बड़े से नाले में गई। छोटा टिन सैनिक डर से कांपने लगा और उसने कसकर अपने बंदूक को पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं शर्त लगाता हूँ कि इसके पीछे जैक ही है। नाले के अंदर तो बहुत ही अंधेरा छाया था। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक कार के हेडलाइट्स की तरह कुछ दिख रहा था। जैसे ही उसकी नाव करीब आई, छोटे टिन के सैनिक को महसूस होने लगा कि दोनों बत्तियां असल में आंखें थी। एक बहुत ही बड़े बदसूरत पानी वाले चूहे की आंखें। वो सीमा पे गश्त लगा रहा था। वो जोर से चिल्लाया, आज्ञा पत्र। टिन का सैनिक तो चुप रहा। उसका आज्ञा पत्र छीनने के लिए पानी वाले चूहे ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छोटा टिन का सैनिक बहुत तेज था। उसने तेजी से नाव बढ़ाया और उसने सीमा पार कर लिया। चूहा उसका पीछा करता रहा। वो चिल्लाने लगा, रोको उसे, रोको उसे। उसने मुझे अपना टोल नहीं दिया है, उसे पास नहीं मिला है। लेकिन पानी की आवाज से कुछ सुनाई नहीं दिया। छोटे टिन के सैनिक को दिन का उजाला दिखने लग गया। आजादी, आजादी। मैं अभी भी उसकी मुस्कान देखने के लिए फिर से घर जा सकता हूँ। जैसे ही छोटी नाव दिन के उजाले की ओर बढ़ने लगा, सैनिक ने एक शोर सुना। वो एक झरना था। छोटी नाव मानो हवा में उड़ गई। नीचे एक नहर बह रही थी। फिर से नहीं। हालांकि वो डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। नाव गोल गोल घूमकर पानी के सतह पर जा गिरी और आखिरकार डूब गई। सैनिक तूफानी पानी के बीच में फंस गया और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। उसे एक मछली ने निगल लिया था। जब सैनिक कई घंटों तक मछली के पेट में रहा, इतने में रोशनी की एक किरण अंदर आई और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, ये तो एक पैर वाला छोटा सैनिक है। जिस मछली ने उसे निगल लिया था वो पकड़ी गई थी। उसे बाजार लाया गया था और जोजो की माँ को बेच दिया गया। और जब उसने मछली को चीरा तो अंदर छोटा टिन वाला सैनिक मिला। उसने ध्यान से सैनिक को सुखाया और फिर उसे महल की उस सुंदर नर्तकी के बगल में रख दिया और वो चली गई। नर्तकी सैनिक को देखकर मुस्कुराने लगी और सैनिक का दिल पिघल गया और उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। और तब उसने उसके दूसरे पैर को देखा और वो निराश हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वो कभी हाँ नहीं करेगी। और अचानक उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी,
आप कैप्टन टिन है ना? हाँ 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 मोहतरमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया कहिए मोहतरमा। आपको अलमारी के ऊपर देखकर मैं आपसे प्यार करने लगी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? छोटा टिन सैनिक तो चौंक गया और उसने जल्दी से हाँ कर दिया। लेकिन फिर घड़ी में आधी रात की घंटी बजी। जैक बक्से से बाहर निकल आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो बहुत डरावना दिख रहा था। उसने जल्दी से बक्से से एक तलवार निकाली और कहा, मैंने तुमसे कहा था ऐसी चीज की ख्वाहिश मत करो जो तुम्हारी नहीं है। लूसी मेरी है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे टिन का सैनिक उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बंदूक उठाई और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो महल के सामने लड़ने लग गए और फिर अचानक छोटे टिन के सैनिक ने अपने बंदूक को जैक के बक्से में डाला और उसे घुमाते हुए चूल्हे की ओर फेंक दिया और जोर से चिल्लाते हुए जैक चूल्हे में जाकर गिरा और जलकर उसकी मौत हो गई। छोटे टिन का सैनिक और लूसी एक दूसरे के गले मिले। दोनों महल में रहने के लिए चले गए। उसके बाद से वो खुशी से रहने लगे। कहानी समाप्त। एक जमाने में इंग्लैंड के राजा आर्थर को कुछ सैनिकों ने पकड़ लिया क्योंकि वे प्रतिबंधित राज्य में शिकार करने आए थे। रुको, इस जंगल में शिकार करना मना है, इसलिए इसे प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है। किसने इजाजत दी आपको? किसी ने नहीं। फिर तो आपको हमारे साथ चलना होगा। हम आपको हमारे राजा मार्कस के पास ले जाएंगे। जब राजा मार्कस ने उसे देखा तब उन्होंने कहा, तुम होशियार लगते हो, लेकिन मेरे राज्य में घुसने की सजा तो मिलेगी। एक पैर तोड़ा जाएगा। अच्छा, क्या पैर तोड़ा जाएगा? इतने से गुनाह के लिए इतनी बड़ी सजा? असल में ये सिर्फ घुसे ही नहीं बल्कि शिकार भी कर रहे थे राजा। अच्छा, ऐसा है तो फिर तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, लेकिन तुम होशियार दिखते हो और अच्छे भी, इसलिए मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर दूंगा। ठीक है। क्या चाहिए आपको? अपने राज्य में वापस जाओ और 1 साल के अंदर अंदर मेरे एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दो। हाँ, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मंत्रिमंडल बहुत होशियार है, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। तो सवाल जानना चाहोगे? हाँ, वैसे हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सवाल ये है कि औरतों को क्या चाहिए? अच्छा, बाप रे, इससे तो अच्छा है आप मेरे हाथ पैर तोड़ दे। तुम्हारे पास 1 साल का समय है, फिर मैं तुम्हारे हाथ पैर शौक से तोड़ूंगा। लेकिन इस सवाल का जवाब देना तो असंभव है। मेरे राज्य का सबसे होशियार व्यक्ति भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। 1 साल बाद मिलते हैं। अब तुम जा सकते हो, लेकिन भूलना नहीं, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। राजा आर्थर ने अपने राज्य में लौटने के बाद राजकुमारियों से, रानियों से, धर्मगुरुओं से, ज्ञानी लोगों से, सभी से पूछा, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाया। आखिर में उन्होंने अपनी एक दासी से पूछा। लोग कहते हैं कि घने जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो जितनी होशियार है उतनी ही दुष्ट। आप उससे जाकर क्यों नहीं पूछते? अजीब बात है, चुड़ैल क्या जानती होगी? वो मैं नहीं जानती, लेकिन चुड़ैल भी तो औरत ही होती है। आपने सभी से पूछा सिवाय उसके, पूछने में हर्ज ही क्या है? लेकिन वो बहुत बड़ी कीमत तो नहीं लेगी ना? वैसे महंगाई बढ़ तो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे ज्यादा कीमत लेगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उसी से पूछूंगा। लेकिन अकेले मत जाना, सैनिकों को साथ लेकर जाना, वो बड़ी खतरनाक जो है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करूंगा। उस रात राजा आर्थर बूढ़ी चुड़ैल से मिलने गया और दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि उससे पहले ही चुड़ैल ने दरवाजा खोला। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जानती हूँ तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप सब कुछ जानती है तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? क्या कीमत है बोलिए, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम्हें सौदा मंजूर है? हाँ
बिल्कुल। मुझे तुम्हारे करीबी दोस्त ग्वेन से शादी करनी है। दिमाग तो ठीक है आपका, मुझे तो सोचकर भी घिन आती है। तुम्हें तो सौदा मंजूर था, है ना? अपने आप को आईने में देखा है? आप बद्दी है, आपके मुंह में एक ही दांत है और आप कुबड़ी भी है। मैंने इतनी बदसूरत व्यक्ति कभी नहीं देखी। मैं मेरे दोस्त को इतना बड़ा बलिदान देने के लिए कभी ठहर नहीं सकता। उससे बात तो करो, मुझे यकीन है तुम वापस जरूर आओगे। राजा आर्थर के पास अपनी दोस्त से बात करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैं शादी के लिए तैयार हूँ राजा साहब। आपकी जिंदगी के सामने ये बलिदान कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्वेन, तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसे कह दो कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। तब तक मैं तैयारियां करता हूं, कल ही शादी होगी। राजा आर्थर चुड़ैल के घर गया। मैं तैयार रहूंगी, कल शादी के बाद तुम्हारे सवाल का जवाब भी दूंगी। शादी के कागजात पर दस्तखत करने के बाद चुड़ैल ने कहा, औरत चाहती है कि लोग उसका मूल्य जाने। राजा ने किए हुए इस अजीब सौदे के बारे में जानकर प्रजा अचंभित हो गई, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि अब उनके राजा मार्कस से सुरक्षित हो गए हैं। राजा आर्थर अब मार्कस के पास जाकर जवाब देने की तैयारी करने लगे। यहाँ शादी के कार्यक्रम में ग्वेन चुड़ैल के साथ तमीज और इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन कुलीन और खानदान लोगों के अपने अपने विचार भी तो थे। देखो तो कैसे खा रही है, देखकर भी शर्म आती है। हाथ से क्यों खा रही है भला, वो भी चम्मच होते हुए। खाते वक्त उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है या आप लोगों को भी? बेचारा ग्वेन, वो कितना खूबसूरत है। भाई दोस्त हो तो ऐसा। उस रात जब ग्वेन अपने कमरे में अकेला था, तब उसके कमरे में एक खूबसूरत औरत आई। बाप रे, तुम कौन हो? तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? ये कैसा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। मुझे मिले एक श्राप की वजह से मैं बदसूरत हो गई थी, लेकिन तुम्हारे प्यार भरे बर्ताव ने मेरे अंदर की खूबसूरती को जगा दिया है ग्वेन। तुम बहुत खूबसूरत हो, ये सब कैसे हुआ? तुम मेरे साथ इज्जत और तमीज से पेश आए और मुझे एहसास दिलाया कि मैं अमूल्य हूँ। इसलिए अब मैं आधे समय बदसूरत रूप में रहूंगी और आधे समय सुंदर रूप में, जैसे कि अब दिख रही हूँ। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हर वक्त खूबसूरत दिखो? मैं सारा वक्त सुंदर नहीं दिख सकती। अब तुम्हें तय करना है कि मुझे लोगों के सामने सुंदर दिखना है या तुम्हारे साथ अकेले में रहूं तब सुंदर दिखना है। मुझे सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ ही घंटे में बताता हूँ। तुम्हारा फैसला हो जाए फिर मुझे बताना। हाँ बिल्कुल। ग्वेन महल के पास वाले बगीचे में बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। मैं क्या करूं, क्या कहूं? मुझे लोगों के सामने एक खूबसूरत बीवी तो चाहिए, लेकिन रात के समय में भी मेरी बीवी खूबसूरत दिखे, यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद ग्वेन ने फैसला किया और वो चुड़ैल के सामने खड़ा हुआ। तो क्या सोचा तुमने? दरअसल मैं फैसला नहीं कर पाया। हमारी शादी में आए मेहमानों ने तुम्हारे बारे में इतनी बुरी भली बातें कही कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सुंदर रूप देखकर सभी खामोश हो जाए, लेकिन सोचता हूं कि तुमसे प्यार करने के लिए मुझे समाज की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन कोई तुम्हें भला बुरा कहे यह मैं सुन नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दिन में भी खूबसूरत दिखो। लेकिन फिर मैं तुम्हारे सामने बदसूरत दिखूंगी। हाँ, लेकिन इससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। मुझे खुशी होगी अगर लोग तुम्हारी खूबसूरती देख सके और मैं तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती देख सकता हूं। ओह ग्वेन, मुझे यकीन था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मुझ पर लगा श्राप अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया,
मुझे इज्जत दी, मेरा मूल्य समझा, बिना मेरे रूप की परवाह किए। मेरे सम्मान के लिए तुमने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए खूबसूरत बन जाऊंगी। इस तरह दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और हाँ, राजा आर्थर भी राजा मार्कस के चंगुल से बच निकले। कहानी पूरी हुई।